पिछले 10 सालों से ये इंडियन ब्रांड इंडियन स्टार्टअप कल्चर में टॉप सक्सेस स्टोरीज में काउंट होता है। अपने पीक पर 3000 करोड़ की वैल्यूएशन और 500 करोड़ का धंधा कर रही थी। द ब्रांड आई एम टॉकिंग अबाउट इज शुगर कॉस्मेटिक्स, जिसको विनीता सिंह चलाती है। इंडियन शार्क टैंक की इकलौती फीमेल शार्क जो कि हर एक सीजन में आई है और वन ऑफ द मोस्ट विजिबल शार्क्स हैं। ईयर ऑन ईयर नए नए बिजनेसेस में इन्वेस्ट करती है, उन्हें एडवाइस देती है, पर शायद खुद के बिजनेस में ही एडवाइस लेना भूल गई है, जो पिछले 12 सालों से एक भी बार प्रॉफिटेबल नहीं हुआ है। जो ब्रांड ब्यूटी इंडस्ट्री में टॉप का फेस बन गया था, एक टाइम में 90% की एनुअल ग्रोथ करी थी, आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि कंपनी में सिर्फ लॉसेस दिख रहे हैं? समझते हैं आज की वीडियो में। 2015 में विनीता सिंह और कौशिक मुखर्जी ने शुगर कॉस्मेटिक्स को शुरू किया। दोनों ही IIM अहमदाबाद के ग्रेजुएट हैं और अभी फिलहाल मैरिड हैं। शुगर 2015 में ऐसे टाइम पे लॉन्च हुई थी जब इंडिया की ब्यूटी मार्केट बहुत ही स्ट्रेंज सिचुएशन में खड़ी थी। एक तरफ लैक्मे, मेबेलिन जैसे ब्रांड्स थे जो कि हर एक किराने की दुकान पे, सुपरमार्केट में मिल जाते थे, बहुत ही जेनेरिक थे, और दूसरी तरफ मैक, हुडा ब्यूटी, स्मैशबॉक्स जैसे इंटरनेशनल नाम थे जो कि थे तो बहुत ही अच्छे और प्रीमियम, लेकिन एक एवरेज इंडियन की अफोर्डेबिलिटी के बाहर थे। दिखाइए कितने रुपए की है? 2700 रुपए की। बहुत ही महंगी है। बिल्लू बच्चों तो खरीद ही नहीं पाएगा, पहले ये समझिए 2700 रुपए की है। और शुगर ने एग्जैक्टली इसी गैप को कैप्चर करते हुए मास्टरीज पोजीशनिंग करी, यानी प्राइसिंग मास कंज्यूमर के लिए रखी ताकि वो अफोर्ड कर सकें, और ब्रांड की मार्केटिंग और पोजीशनिंग प्रीमियम यानी प्रेस्टीज वाली रखी। शुगर का मेकअप है, शुगर है, शुगर है। लेकिन स्ट्रैटेजी सिर्फ प्राइसिंग तक लिमिटेड नहीं थी। शुगर के प्रोडक्ट्स 150 रुपीज से 1200 रुपीज तक के आते हैं, बट इनका मेन गेम चेंजर है कि वो स्पेसिफिकली इंडियन स्किन टोन और इंडियन वेदर को ध्यान में रखते हुए बनाए गए हैं, जो कि इंडियन फीमेल्स को इंस्टेंटली क्लिक कर गई। बहुत सारी इंडियन वुमेन के लिए पहली बार कुछ ऐसा नया आया था जो कि परफेक्टली उनके स्किन टोन और वेदर को मैच करता था। यही स्ट्रैटेजी नंबर्स में भी दिखने शुरू हो गई। 2015 में शुरू हुई कंपनी 2020 तक आते आते 100 करोड़ का धंधा कर चुकी थी, एक ऐसा माइलस्टोन जिसे लेगेसी प्लेयर्स जैसे रेवलॉन को अचीव करने में सालों लग गए। इस रैपिड ग्रोथ का क्रेडिट सिर्फ शुगर के प्रोडक्ट्स नहीं थे, क्योंकि वो तो पहले भी मार्केट में काफी ज्यादा थे, लेकिन असली खेल था शुगर की अप्रोच का, जो कि उस टाइम ब्यूटी इंडस्ट्री में कोई भी नहीं कर रहा था। ब्यूटी इंडस्ट्री के बड़े लेगेसी प्लेयर्स उस टाइम पे टीवी सेलिब्रिटीज और टीवी एड्स में अपना मोटा पैसा बर्न करते थे, ये सोच के कि बड़ा नाम है, उसके भरोसे पर ट्रस्ट आएगा। लेकिन शुगर ने एकदम अलग रास्ता अपनाया। 2016 में जियो रेवोल्यूशन आया और इंटरनेट बहुत सस्ता हो गया, सभी लोगों के हाथों में स्मार्टफोन आ गए थे और शुगर ने यहीं पे मास्टर स्ट्रोक लगाया। तब इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग के कैंपेन्स इतने मेनस्ट्रीम नहीं हुए थे कि वहां पे खूब पैसे लगाने पड़े, इसीलिए शुगर ने माइक्रो और नैनो इन्फ्लुएंसर्स को टारगेट किया, जिनके फॉलोअर्स भले हजारों में हो, लेकिन उनकी ऑडियंस उन्हें ट्रस्ट करती हो। ऐसे इन्फ्लुएंसर सिर्फ बार्टर में ही, सिर्फ सामान देख के ही स्टोरी और रील कर दिया करते थे, ज्यादा पैसे भी देने की जरूरत नहीं पड़ती थी, जिससे ऑडियंस को भी कंटेंट काफी ऑर्गेनिक लगता था और सिर्फ वर्ड ऑफ माउथ के बेसिस पे ही शुगर को अपना पहला कस्टमर मिल जाता था। इसीलिए कंपनी का CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट उस टाइम में इंडस्ट्री एवरेज से काफी कम था। और उसके बाद आया वो मोमेंट जिसने शुगर की तकदीर हमेशा के लिए बदल के रख दी। विनीता सिंह शार्क टैंक इंडिया की शार्क बन गई और हर हफ्ते टीवी पर आना उनके ब्रांड के लिए रॉकेट बूस्टर बन गया। लोग विनीता सिंह को सिर्फ एक बिजनेस वुमन की तरह नहीं, बल्कि एक रिलेटेबल, एक इंस्पायरिंग फिगर की तरह देखते थे। हर बड़े पॉडकास्ट, हर एक एपिसोड में विनीता ने आके अपनी स्टोरी सुनाई, अपना ब्रांड बेचा, और बहुत ही ऑर्गेनिक तरीके से शुगर की मार्केटिंग होती रही। Just look at this. Yeah, it's a brilliant product. Thank you. इसी विजिबिलिटी से उन्हें बड़े बड़े कनेक्शंस भी मिले, जैसे रणवीर सिंह ने शुगर में इन्वेस्ट किया है, करीना कपूर के साथ फाउंडर्स ने कोलैबोरेट किया, जहां पे एक कोरियन ब्रांड क्वेंच बोटानिक्स लॉन्च किया। शुगर अब सिर्फ एक ब्यूटी या मेकअप ब्रांड नहीं था, बल्कि हर एक स्टार्टअप की कॉन्वर्सेशन का पार्ट बन गया था। इस मोमेंटम को कंपनी ने वेस्ट भी नहीं होने दिया। उन्होंने Tier 2 और Tier 3 सिटीज में काफी रैपिडली एक्सपैंड किया, जहां पे यंग ऑडियंस काफी ज्यादा थी, ऐसी ऑडियंस जिनको लग्जरी और एस्पिरेशन तो चाहिए थी, बट जेब में पैसे नहीं थे, और शुगर ने एग्जैक्टली यही गैप को फिल इन किया। कंपनी ने 10,000 रिटेल टच पॉइंट्स पे अपना सामान पहुंचाया और 200 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स खोल लिए। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 420 करोड़ पहुंच गया, जो कि लास्ट ईयर से 89% ज्यादा था। ऐसी ग्रोथ D2C ब्रांड्स में देखने को मिलती नहीं है। इसी टाइम में शुगर ने एक इन्वेस्टमेंट फर्म एल्केटर्टन से $50 मिलियन की फंडिंग में रेस करी। 2024 आते आते कंपनी का रेवेन्यू 505 करोड़ पहुंच गया। 45,000 से ज्यादा रिटेल आउटलेट्स थे और 200 से ज्यादा एक्सक्लूसिव स्टोर्स। ऑन पेपर सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ता जा रहा था, एक ऐसा इंडियन होमग्रोन ब्रांड जो कि बड़े बड़े लेगेसी ब्रांड्स को टक्कर दे रहा था। लेकिन जब आप कंपनी की बैलेंस शीट को देखते हो तो पिक्चर कुछ अलग ही होती है। जब 2023 में कंपनी का रेवेन्यू 420 करोड़ था, तब उनके नेट लॉस 76 करोड़ थे। और शुगर की यह रियलिटी को अब डिस्कस करते हैं।
शुगर ऑनलाइन फर्स्ट ब्रांड जरूर था जिसने डिजिटल ऑडियंस को कैप्चर किया, लेकिन फिर नए नए ब्रांड्स आने शुरू हो गए। मामाअर्थ, प्लम, रेनी, पिलग्रिम, स्विस ब्यूटी जैसे काफी ब्रांड्स आ गए जिन्होंने सेम स्ट्रेटेजी अपनाते हुए मार्केट कैप्चर की। शुगर के पास ओरिजिनली अपना कोई भी मोड नहीं था एक्सेप्ट फॉर मास्टरीज पोजीशनिंग, जो कि इन ब्रांड्स ने भी करना शुरू कर दिया। शुगर ऑनलाइन फर्स्ट थी, लेकिन अब वहां पे कंपटीशन काफी ज्यादा बढ़ गया है, जिस वजह से इन्हें ऑफलाइन आना पड़ रहा है, जो कि बहुत ही पंगे वाली बात है। जब आपका सामान आपकी वेबसाइट के थ्रू बिक रहा होता है तो आपके एक्सपेंसेस बहुत ही लिमिटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही आपको ऑफलाइन स्टोर डालना पड़े तो आपकी वही कॉस्ट सीधा डबल हो जाती है। जो ब्यूटी मार्केट में बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो पहले ऑफलाइन ब्रांड्स थे, उसके बाद उन्होंने ऑनलाइन शिफ्ट किया है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन शुगर जैसे ब्रांड जो कि पहले ऑनलाइन थे, उन्हें ऑफलाइन आने में बहुत दिक्कत आती है। नायका जैसे प्लेटफॉर्म जहां पे शुगर के प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो खुद अपने 29 ब्यूटी ब्रांड्स को हैंडल करती है। ऐसे केस में शुगर को अपनी शेल्फ विजिबिलिटी के लिए काफी ज्यादा कंपटीशन फेस करना पड़ रहा है। इसी बीच कंपनी के वेयर हाउस में आग लग गई थी, जिसमें अकॉर्डिंग टू सोर्सेज 20% इन्वेंट्री जल गई थी, और ये हुआ भी एग्जैक्टली उस टाइम पे था जब वेडिंग और फेस्टिव सीजन था, और रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी 50 करोड़ की सेल्स इफेक्ट हुई है। जुलाई 2025 में कंपनी ने अपने 32% एम्प्लॉयज को ले ऑफ कर दिया है। कंपनी अपनी 3000 करोड़ की पीक वैल्यूएशन से 40% नीचे आ गई है। ब्यूटी D2C बिजनेस का एक सिंगल कोर फार्मूला है, जब भी आपको एक कस्टमर को एक्वायर करना होता है वो हमेशा आपको महंगा पड़ेगा, और जब वो बार बार खरीदारी करेगा तो वहीं से आपका प्रॉफिट निकलेगा। इसे CAC यानी कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट कहते हैं। इसे एक रेस्टोरेंट के एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लो गोयल रेस्टोरेंट है जिसने टेबल बुक करवाने के लिए डाइनआउट पे हेवी डिस्काउंट्स दिए हैं। अब कस्टमर आया, खाना खाकर चला गया, लेकिन अगली बार अगर वो कस्टमर वापस नहीं आता है तो जो वो डिस्काउंट दिया था वो गोयल रेस्टोरेंट का नेट लॉस है। सिर्फ रिपीट कस्टमर ही उस इनिशियल डिस्काउंट के इन्वेस्टमेंट को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं। कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बाहर से देख के लगता है कि बहुत बड़ा बिजनेस है। 600 रुपीज की लिपस्टिक है जो कि सिर्फ 100 रुपए की बनती है तो 500 रुपए का प्रॉफिट है, लेकिन यहाँ पे CAC ही 300 से 500 के बीच होती है। अब शुगर का कैग 1000 रुपीज के पास है। अब मान लो कोई कस्टमर शुगर की मार्केटिंग को देखते हैं, उनकी वेबसाइट पे आता है और 500 रुपए की लिपस्टिक लेता है, लेकिन अगली बार अगर वो वापस कोई सामान नहीं लेता है तो शुगर का 500 रुपीज का नेट लॉस है। कंपनी को उम्मीद होती है कि वो कस्टमर वापस आएगा तब मार्केटिंग एक्सपेंस को पूरा कर लेंगे, लेकिन शुगर की रिटेंशन रेट 20 से 25% है, यानी 4 में से सिर्फ एक कस्टमर ही वापस आके सामान लेता है। शार्क टाइम पे तो विनीता जी बाकी बिजनेसेस को खूब समझाती हैं कि रिटेंशन रेट 35 से 40% होनी चाहिए, अपनी यूनिट इकोनॉमिक्स ठीक करो, लेकिन जब खुद के बिजनेस की बात आती है तो आंखों पे पट्टी बन जाती है। एक साल में अगर सिर्फ 35% लोग वापस आ रहे हैं, दैट्स वेरी लेस। सो फॉर दोज रीजंस आई एम आउट, बट बेस्ट ऑफ लक। Thank you. शुगर के लिए नए कस्टमर लाना चैलेंज नहीं है क्योंकि वो मार्केटिंग से ले आता है, लेकिन असली चैलेंज है कस्टमर को रिटेन करना। फाइनेंशियल ईयर 2023 में कंपनी का एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन से स्पेंड 162 करोड़ था, जो कि उसके रेवेन्यू का 38% है। बड़े बड़े ब्रांड जैसे लॉरियल या HUL उनका अपने रेवेन्यू का सिर्फ 10 से 12% ही मार्केटिंग पर जाता है। इनफैक्ट 2025 में तो ये स्पेंड बढ़कर 168 करोड़ हो गया था, जो कि उनके रेवेन्यू का 40% है। जो कंपनी का रेवेन्यू 2024 में 505 करोड़ था, वो 2025 में गिर के 412 करोड़ रह गया है, और सेम टाइम में लॉसेस 68 करोड़ से बढ़ के 135 करोड़ हो गए हैं। यानी आपका रेवेन्यू भी घट रहा है और आपके लॉसेस भी बढ़ रहे हैं। कंपनी हर 100 रुपए कमाने के लिए 135 रुपए खर्च कर रही है। एबिटा देखो तो नेगेटिव 26% है, यानी कंपनी अपने कोर ऑपरेशन से पैसे बिल्कुल नहीं कमा रही है। शुगर सिर्फ मार्केटिंग से नए कस्टमर ला रही है। एड्स चलाओ तो कस्टमर आते हैं, एड्स कम करते ही सेल्स तुरंत गिर जाती है, और इसी चक्कर में कंपनी कभी भी ऑर्गेनिक कस्टमर बेस नहीं बना पाई है क्योंकि रिटेंशन ही नहीं है। कंपनी की ग्रोथ बाहर से तो बड़ी रैपिड दिखती है, बड़ी इंप्रेसिव दिखती है, लेकिन रियलिटी में वो पेड एक्विजिशन है, न कि ऑर्गेनिक लॉयल्टी। 2022 में शुगर की वैल्यूएशन अपने पीक पे 3000 करोड़ हो गई थी, लेकिन अब कंपनी 150 करोड़ की रेस्क्यू फंडिंग ढूंढ रही है, वो भी 1500 करोड़ पे, यानी अपनी पीक वैल्यूएशन से लगभग आधी। ये क्लियर सिग्नल है कि रेवेन्यू ग्रोथ से कुछ नहीं होता, सस्टेन प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी जरूरी है। फाइनेंशियल ईयर 2026 में तो रेवेन्यू गिर के 380 करोड़ पर आ गए। अब कंपनी ने कॉस्ट कंट्रोल करने के लिए काफी सारे स्टोर्स बंद किए हैं। जो महंगे महंगे डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनके साथ रिलेशनशिप को ब्रेक किया है, और इस वजह से उनकी 95 करोड़ की सेविंग भी हुई है। इतने साल तक शुगर सिर्फ इसलिए अफ्लोट थी क्योंकि वो इन्वेस्टर्स के पैसे थे। पहले 2017 में 18 करोड़ रेस किए, फिर 2019 में 85 करोड़, 2020 में 150 करोड़ की फंडिंग, और फिर 2022 में 387 करोड़ की फंडिंग, और यही पैसे लगातार शुगर जला रही थी। स्टार्टअप सीन में बहुत ही नॉर्मल सी बात है कि एक इन्वेस्टर किसी कंपनी में इन्वेस्ट करता है और फिर वो डील किसी अगले इन्वेस्टर को बेचता है, और वो अगले इन्वेस्टर वो डील फिर आगे बेचता है। उसके बाद में ब्रांड्स के IPOs आते हैं और ये सारे इन्वेस्टर तगड़ी एसिड लेके पैसे कमा लेते हैं, और इस सबके बीच में रिटेल इन्वेस्टर फंस के खड़ा हो जाता है। ऐसी कंपनी जो 12 साल से प्रॉफिटेबल ना हो, मार्केटिंग पे अंधा पैसा खर्च करती हो, रिटेंशन रेट सिर्फ 20 से 25% हो, ऐसी कंपनी आप शार्क टैंक इंडिया में ले जाओ तो जितने भी वहाँ पे शार्क बैठे होंगे पहले तो आप पे हंसेंगे, फिर आपको गाली अलग से देंगे,
लेकिन सारे शास की खुद की कंपनी के हालात यही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये ब्यूटी D2C इंडस्ट्री में पैसा नहीं है, ये बहुत ही हार्ड टू क्रैक है। न्यू दिल्ली का ब्यूटी ब्रांड है मास कॉस्मेटिक्स, जिन्होंने 2024 में 200 करोड़ का रेवेन्यू किया है और कंपनी ऑपरेशनली प्रॉफिटेबल भी है। कंपनी का EBITDA 8 से 10% है और कंपनी टोटली बूटस्ट्रैप्ड है, कोई भी फंडिंग नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं है कि इस मार्केट में कोई बड़ा नहीं बन सकता। अब शुगर की मैनेजमेंट कहती है कि वो 2027 तक प्रॉफिटेबल हो जाएंगे और 2028 तक 820 करोड़ का रेवेन्यू टच करेंगे। लेकिन ये ऑनेस्टली ख्याली पुलाव हैं, क्योंकि ऐसा करने के लिए कंपनी को ईयर ऑन ईयर 26% की ग्रोथ करनी होगी, जिसमें इनका रेवेन्यू भी 20% से नीचे गिर गया है। ब्यूटी मार्केट बहुत ज्यादा बड़ी है और ये बहुत ही रैपिडली ग्रोथ भी कर रही है। शुगर के पास अभी भी अच्छा मौका है कि वो पूरी मार्केट को टर्न अराउंड कर दे, क्योंकि इनके पास डिस्ट्रीब्यूशन है, कम्युनिटी और सिस्टम्स भी हैं। लेकिन कंपनी को अपना कैक कम करने की बहुत नीड है, मार्केटिंग पे पैसे कम बर्न करने होंगे, अच्छे प्रोडक्ट्स बना के रिटेंशन रेट बढ़ानी होगी, तभी कंपनी लंबे टाइम तक सस्टेन कर सकती है। शार्क टैंक या पॉपुलर मीडिया में लोग कुछ भी कहते हैं कि कंपनी कितनी बड़ी ग्रोथ कर रही है, लेकिन रियलिटी यही है कि कंपनी अभी ऑक्सीजन पे है। ये वीडियो कंपनी के फाउंडर्स को डिफेम करने के लिए या बुरा बताने के लिए नहीं है, बल्कि प्योरली बिजनेस एनालिसिस है। एंड आई होप आपने आज की बिजनेस केस स्टडी से कुछ नया सीखा होगा। हम हर हफ्ते आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आते हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हिट द बेल बटन। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में।